गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गिफ्ट टैक्स एंड फॉर्म 709। तो इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है और गिफ्ट टैक्सेशन से 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं फिर, और उसमें वन बाय वन हम टॉपिक के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं कि हमने इस टॉपिक को लगभग कितने पॉइंट्स में बांटा हुआ है। लगभग 15 पॉइंट्स में बांटा है। तो सभी 15 पॉइंट को वन बाय वन हम इसको रीड करेंगे। और ये हमारा जो है, ये रिवीजन लेक्चर होते हैं हमारे, जो कि उतने ही डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये आपने रिवीजन लेक्चर लिया है या फिर ये आपने डिटेल लेक्चर लिया है। क्योंकि इसको करने के बाद अगर गिफ्ट चैप्टर के आप एमसीक्यू लगाओगे तो वो आपसे बन जाएंगे। और मेन चीज ये है कि आप किसी भी पब्लिकेशन पे क्वेश्चन लगा के देखना गिफ्ट का ये चैप्टर होने के बाद, तो आप इजीली सब क्वेश्चन लगा पाओगे। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गिफ्ट क्या होता है। तो गिफ्ट का मतलब ये है, अगर हम सिंपल मीनिंग में सबसे पहले समझे कि गिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो जब आप किसी पर्सन को कैश, प्रॉपर्टी, शेयर, ज्वेलरी या कोई भी वैल्यूएबल एसेट ट्रांसफर करते हो और बदले में फुल वैल्यू रिसीव नहीं करते, तो डिफरेंस क्या होता है, वो आपका गिफ्ट हो सकता है। हमने क्या बोला कि जब आप किसी पर्सन को, हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। ये कौन है? मिस्टर राम और ये मिसिस रिया। तो हम गिफ्ट का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, ताकि हमें थोड़ा समझ में आए कि गिफ्ट होता क्या है। कि जब मिस्टर राम इसको कुछ क्या देता है, इसको कोई कैश देता है या फिर कोई प्रॉपर्टी देता है या फिर कोई शेयर्स देता है या ज्वेलरी देता है, तो ऐसी कोई भी वैल्यूएबल एसेट्स जब ये मिस्टर राम मिस रिया को देता है या उसको ट्रांसफर करता है, और उससे मान लो इसने ये सारी चीजें कितने की थी, ये इसकी जो वैल्यू थी वो थी 50,000, और ये मिस रिया को कितने में दे देता है, ये उसको सिर्फ दे देता है कितने में, सिर्फ 20,000 में उसको दे देता है। तो इससे क्या हुआ कि जो आपका ये डिफरेंस आया कि आपने 50,000 की चीज 20,000 में दे दी, तो 50,000 में से जब आप 20,000 लेस करोगे तो जो 30,000 आया, ये ही आपके लिए क्या होगा, ये आपने उसको क्या दिया, ये आपने उसको एज ए गिफ्ट दे दिया। तो आपने जो वैल्यू दी, लेकिन उसके इक्वल वैल्यू आपको रिटर्न नहीं मिली। इसने मिस रियल ने कितने दिए आपको, सिर्फ 20,000 ही दिए। तो आपको रिटर्न में तो सिर्फ 20,000 मिले, तो आपको कितनी वैल्यू रिटर्न नहीं मिली, 30,000। तो 30,000 आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए गिफ्ट हो गया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए गिफ्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा है जिसमें हमने बोला है कि गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट होता है जब आप किसी पर्सन को
कोई कैश, प्रॉपर्टी, शेयर्स, ज्वेलरी या कोई वैल्यूएबल एसेट ट्रा, ट्रांसफर करते हो और उससे फुल वैल्यू रिसीव नहीं करते, तो जो डिफरेंस होता है वो ही आपके लिए क्या होता है, वो ही आपके लिए गिफ्ट होता है। जैसे यहाँ पे मिस्टर राम ने मिस रिया को 20,000 में ये सब दे दिया, जबकि इसकी वैल्यू 50,000 थी। तो मिस रिया ने जितनी अमाउंट नहीं दी, वो ही आपके लिए, वो ही क्या हो जाएगी, वो गिफ्ट हो जाएगी। तो गिफ्ट गिफ्ट सिर्फ फ्री ट्रांसफर ही नहीं होता, ये बार्गेनिंग, सेल, डेप्ट फॉरगिव करना या फिर कुछ सिचुएशन में बिलो मार्केट ट्रांसफर भी गिफ्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सेकंड हम इसमें देखते हैं कि गिफ्ट टैक्स और फॉर्म 709 ये क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि गिफ्ट टैक्स क्या होता है। तो गिफ्ट टैक्स बेसिकली एक ट्रांसफर टैक्स है। गिफ्ट टैक्स बेसिकली क्या है, एक ट्रांसफर टैक्स है। जब डोनर किसी पर्सन को टैक्सेबल गिफ्ट देता है और फेडरल गिफ्ट टैक्स रूल अप्लाई हो सकते हैं। जब डोनर किसी पर्सन को कोई टैक्सेबल गिफ्ट देता है तो उस पे क्या रूल अप्लाई हो सकते हैं, उस पे फेडरल गिफ्ट टैक्स के रूल अप्लाई हो सकते हैं। और नॉर्मली टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो हमेशा डोनर की होती है, यानी जो गिफ्ट देता है। तो मतलब कि हम अगर यहाँ पे समझे, तो जो गिफ्ट देगा, यहाँ पे गिफ्ट कौन दे रहा था, मिस्टर राम। तो मिस्टर राम अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, मिस्टर राम की ही होगी। टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डोनर की। यहाँ पे डोनर कौन है, डोनर है मिस्टर राम और डोनी है मिस रिया। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी, मिस्टर राम की, यानी कि डोनर की। यानी जो गिफ्ट दे रहा है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है गिफ्ट टैक्स को देने की। और गिफ्ट को आईआरएस को रिपोर्ट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, फॉर्म 709। और फॉर्म कौन सा यूज करते हैं, फॉर्म 709 हम यूज करते हैं किसके लिए, आईआरएस को रिपोर्ट करने के लिए। किसको रिपोर्ट करने के लिए, आईआरएस को रिपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 709 फॉर्म हम यूज करते हैं। तो जो 709 फॉर्म है वो हमारा क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट गिफ्ट एंड जनरेशन कीपिंग ट्रांसफर टैक्स रिटर्न। हम इसका फुल नेम क्या होता है, इसका फुल नेम होता है यूनाइटेड स्टेट गिफ्ट एंड जनरेशन कीपिंग ट्रांसफर टैक्स रिटर्न, ये इसका नेम होता है। यानी कि ये कौन सा फॉर्म होता है, ये हमारा 709 फॉर्म होता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो 709 फाइल करना है और जो गिफ्ट टैक्स पे करना है, दोनों ही हमारी क्या होती है, दोनों ही डिफरेंट थिंग्स होती है। मतलब कि जो हम गिफ्ट गिफ्ट टैक्स पे करेंगे और जो हम 709 फाइल करेंगे, दोनों ही क्या होती है, दोनों ही अलग अलग बातें हो सकती है। वो कैसे अलग हो सकती है कि हो सकता है कि आपको 709 फाइल करना क्या हो, रिक्वायर्ड हो। ये दोनों क्या हो सकता है कि 709 आपको फाइल करना क्या हो, रिक्वायर्ड हो। और आपको, लेकिन जो आपका एक्चुअल टैक्स बनता है वो आपका क्या हो, वो आपका जीरो हो। क्योंकि जो आपकी गिफ्ट की जो है लाइफ टाइम एक्सक्लूसिव है, या फिर जो क्रेडिट अवेलेबल आपको है, उसकी लिमिट को ध्यान में रख के ही
वो चीजें देखी जाती है। तो अगर हम एक बिल्कुल सिंपल उसमें याद रखें इस चीज को, कि आपने गिफ्ट दिया, गिफ्ट देने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्म 709 चेक करना है कि ये हमने भरना है या नहीं भरना, और टैक्स ऑटोमेटिकली आपने एज्यूम नहीं करना, ये आपने इसमें देखना है। तो ये ही चीज यहाँ पे लिखी है, पूरी चीजें मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल सिंपल वे में आपको ये चीजें बता दी है। ये आपके लिए लिमिट है, बेसिस बेसिक एक्सक्लूसिव आपके लिए इतना है, जो कि आपको याद करो तो कर लेना। और ये आपके लिए क्या है, एनुअल एक्सक्लूसिव लिमिट है गिफ्ट के लिए, फॉर्म 709 यूज किया जाता है। और ये आपके लिए क्या है, कैश, टेंजेबल प्रॉपर्टी, ये सब आपके लिए क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में अगर आप कोई भी चीजें दे रहे हो तो वो आपके लिए क्या होती है, वो आपके लिए गिफ्ट मानी जाती है। तो फॉर्म 709 फाइलिंग की जो रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कि क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, कि एवा गिव हर एडल्ट नीड 60,000 कैश इन 2025 एन अनरिस्ट्रिक्टेड प्रेजेंट इंटरेस्ट गिफ्ट। Eva has made no other gift to niece before considering any lifetime applicable credit. How much the taxable gift after 2025 annual exclusion? तो कैश गिफ्ट जो दिया है एफएमई ऑफ ट्रांसफर कितना, 60,000। एनुअल एक्सक्लूशन हमें 2025 के लिए कितनी है, 19,000, ये हमने याद रखनी है। तो हमारे लिए टैक्सेबल गिफ्ट बिफोर एप्लीकेबल क्रेडिट कितना बन जाएगा, 41,000 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फेडरल टैक्स। तो कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आपको डिस्क्राइब करती है, तो इसमें है, द डोनर जनरल रिपोर्ट, द डोनर जनरल रिपोर्ट reportable gift and may use applicable credit against the tax। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम फॉर्म 709 फाइलिंग रिक्वायरमेंट। मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं घूम फिर के वही चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर्म 70 फाइलिंग रिक्वायरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, कि 2025 के लिए जो आपकी एनुअल एक्सक्लूसिव लिमिट है वो कितनी है, वो 19,000 है। कितनी है, 19,000 एनुअल एक्सक्लूसिव लिमिट है। पहली तो बात ये याद रखनी है। और ये आपके लिए क्या होती है, ये आपके लिए जो है, ये आपके लिए पर डोनी, पर डोनर जो आपकी $19,000 की जो आपकी एनुअल एक्सक्लूसिव लिमिट है, ये आपकी पर डोनी, पर डोनर के बेसिस पर ये आपको लगती है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, कि अगर डोनर किसी पर्सन को प्रेजेंट इंटरेस्ट गिफ्ट, मतलब कि उसका टोटल कितना है, 19,000 और उससे कम है, तो नॉर्मली आपको 709 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज वो आपका गिफ्ट की उससे क्या हो जाता है, उसकी लिमिट से नीचे रह जाता है। तो वो क्या होगा फिर आपके लिए, वो आपके लिए उसमें 709 की फॉर्म की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर प्रेजेंट इंटरेस्ट गिफ्ट 19,000 से एक्सीड करता है तभी आपको फाइल करना है 709। अगर आपका एक्सीड करता है किससे, 19,000 से, तभी आपको फाइल करना है कौन सा, फॉर्म 709। 709 फॉर्म आपने याद रखना है, ये गिफ्ट के लिए होता है। 19,000 हमारी 2025 के लिए लिमिट है। और
जैसे कि हम क्वेश्चन, अगर हम एक एग्जांपल दें कि जैसे कि मिस्टर जॉन है, उसने क्या किया, अपनी डॉटर को एक गिफ्ट दिया, कितने का, 30,000 का। तो उसमें से एनुअल एक्सक्लूसिव कितनी लेस कर देंगे, 19,000। तो टैक्सेबल गिफ्ट कितना बच जाएगा हमारे पास, टैक्सेबल गिफ्ट बच जाएगा 11,000 का, हमारे पास टैक्सेबल गिफ्ट बन जाएगा। और जो जोन जोन है उसको 709 क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। और इसमें हमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर डोनी अगर डोनी को प्रॉपर्टी का बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा, अगर डोनी को प्रॉपर्टी का बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा है और फ्यूचर में मिलना है, तो एनुअल एक्सक्लूशन जनरली अवेलेबल नहीं होती। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि मान लो कि आपको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, मान लो आपको $50,000 का एक गिफ्ट दिया जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि ये आपने यूज करने हैं आज से 5 साल के बाद। ये आपने कब यूज करने हैं, आज से 5 साल के बाद। तो उसमें फिर आपको जो है, उसमें आपको वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए फ्यूचर बेनिफिट हो गया। तो अगर फ्यूचर बेनिफिट हो गया तो उसको हम यहाँ पे इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एनुअल एक्सक्लूशन होता है वो सिर्फ हमारा प्रेजेंट बेनिफिट, प्रेजेंट इंटरेस्ट पे ही हमारा क्या होगा, एनुअल एक्सक्लूशन अवेलेबल होता है। फ्यूचर जो आपका इंटरेस्ट गिफ्ट होता है उस पे हमारा कभी भी एनुअल एक्सक्लूशन अप्लाई नहीं होता। इसलिए फ्यूचर इंटरेस्ट गिफ्ट में अमाउंट 19,000 से कम भी हो तो फॉर्म 709 रिक्वायर्ड हो सकती है, ये भी हमने बात याद रखनी है। और हस्बैंड वाइफ जो है वो ज्वाइंट 709 फाइल नहीं करते। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। ये सब पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, बस मैं इनको ऊपर नीचे आपको बता रहा हूँ कि जो आपका हस्बैंड वाइफ होते हैं वो आपका फाइल नहीं करते, उनको अपना अलग अलग ही फाइल करना पड़ेगा। ये जो फॉर्म 709 है, चाहे वो ज्वाइंट रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं तब भी हस्बैंड को अलग और वाइफ को अलग से अपना 709 फाइल करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंटरेस्ट के लिए अगर हम ये एक बात ध्यान रखें तो प्रेजेंट इंटरेस्ट के लिए 19,000 एनुअल एक्सक्लूशन पॉसिबल है, वो हमें मिल सकती है। और फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए एनुअल एक्सक्लूशन जनरली अवेलेबल नहीं होती। तो ये बात भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें कुछ चीजें और समझ में आएंगी। कि क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हमने जितने क्वेश्चन बनाए हैं ये सब हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम इनको करते हैं तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और स्ट्रोंग हो जाता है। तो ड्यूरिंग 2025 नेम मेक 3 सेपरेट ट्रांसफर, उसने क्या किया, 3 सेपरेट ट्रांसफर्स, जिसमें पहला 18,000 कैश प्रेजेंट इंटरेस्ट टू हिज सिस्टर। सेकंड है 10,000 फ्यूचर इंटरेस्ट टू ए नेफ्यू। और थर्ड है 25,000 ट्यूशन पेड डायरेक्टली टू यूनिवर्सिटी फॉर ए फ्रेंड, विच आइटम क्रिएट ए फॉर्म 709 फाइलिंग रिक्वायरमेंट। तो आपने ये बताना है कि आपको कौन सी 709 के लिए रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट देखते हैं कि 18,000 क्या है, प्रेजेंट इंटरेस्ट कैश गिफ्ट है, और ये विद इन 19,000 के उससे नीचे है। तो यहाँ पे नो फाइलिंग फॉर्म दिस गिफ्ट अलोन, तो यहाँ हमें इसके लिए कोई भी फॉर्म फाइल नहीं करना। सेकंड है 10,000 फ्यूचर इंटरेस्ट गिफ्ट, तो एनुअल एक्सक्लूशन इसके लिए
अनअवेलेबल है मतलब अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको रिपोर्ट, ये क्या है, रिपोर्टेबल है। और 25,000 डायरेक्ट ट्यूशन पेमेंट, अगर आपने डायरेक्ट किसी को ट्यूशन पेमेंट करी तो वो भी आपका एजुकेशनल एक्सक्लूशन है, नॉट रिपोर्टेबल। और फॉर्म 709 रिक्वायर्ड है, यस, बिकॉज द फ्यूचर इंटरेस्ट गिफ्ट इसमें दिया है, तो यहाँ पे 709 रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया हमारा कि if the only gift are qualified direct tuition, medical payment, political organization transfer, or certain fully deductible charitable transfer, Form 709 generally not required for those transfers. तो उनके लिए फॉर्म 709 रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पर मान लो आपने डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूशन को कोई पेमेंट करी ट्यूशन की, या किसी मेडिकल उसमें हॉस्पिटल को ही डायरेक्ट पेमेंट करी, पेशेंट को ना देते हुए सीधी आपने पेमेंट किसको करी, हॉस्पिटल को करी, तो उसके लिए आपको, वो आपका गिफ्ट की उसमें नहीं आएगा, वहाँ पे आपको 709 फाइल नहीं करना पड़ेगा। ये भी आपने बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि विच 2025 ट्रांसफर मोस्ट रिक्वायर फॉर्म 709, तो 15,000 प्रेजेंट इंटरेस्ट कैश गिफ्ट टू फ्रेंड, या 12,000 फ्यूचर इंटरेस्ट टू मिस, और 30,000 टू पेड डायरेक्टली कॉलेज, डायरेक्टली पेड हॉस्पिटल। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए हमें रिक्वायर होगा कौन सा, फॉर्म 709, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लिखा हुआ है कि फ्यूचर इंटरेस्ट डू नॉट क्वालिफाई फॉर द एनुअल एक्सक्लूशन, ये एनुअल एक्सक्लूशन के लिए क्वालिफाई नहीं होता। सो ए फॉर्म 709 फाइलिंग रिक्वायरमेंट कैन एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ द गिफ्ट अमाउंट। तो ये हमने इसमें पूछना है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यू डेट एंड एक्सटेंशन ऑफ फॉर्म 709। तो गिफ्ट टैक्स की जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, तो अगर गिफ्ट आपने 2025 में दिया, तो 705, जो 709 है वो जनरली कब फाइल करना पड़ेगा, वो हमें फाइल करना पड़ेगा 15 अप्रैल 2026 तक, वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो फाइल करना होता है। ये बात हमें याद रहनी चाहिए, ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू वीकेंड लीगल हॉलीडे रूल। तो अगर मान लो उस दिन क्या हुआ, 15 अप्रैल को संडे हुआ, तो नेक्स्ट वर्किंग डेज में वो आपका क्या माना जाएगा, ड्यू डेट मानी जाएगी। अगर इनकम टैक्स का कोई वैलिड एक्सटेंशन लिया है, तो वो जनरली फॉर्म 709 फाइलिंग को भी एक्सटेंड कर सकता है। मान लो आपने क्या किया कि उसकी एक्सटेंशन ले ली कब तक, 15 अक्टूबर तक, तो ये फिर आपके लिए गिफ्ट की भी आपके लिए क्या हो जाएगी, ये जो आपका फॉर्म आप फाइल करोगे 709, वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर इनकम टैक्स एक्सटेंशन नहीं ले रहे, अगर आप मान लो इनकम टैक्स एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और विद टैक्स के रिटर्न के लिए आपने 8892 से ऑटोमेटिक 6 मंथ की फाइलिंग एक्सटेंशन रिक्वेस्ट की जा सकता है। मतलब कि आपने क्या किया कि फाइलिंग का तो आपको क्या हुआ कि 15 अप्रैल तक आपने फाइल कर दिया, लेकिन आपने गिफ्ट रिटर्न का फॉर्म फॉर्म 8892 आपने क्या किया, वो भर के उससे आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो एक्सटेंशन के लिए, तो वो फिर आपको उस हिसाब से एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन याद रखना एक बात कि एक्सटेंशन टू फाइल
कभी भी एक्सटेंशन टू पे नहीं होती। मतलब कि अगर वो आपके लिए सिर्फ क्या है, फाइल करने की एक्सटेंशन डेट है, टैक्स पे करने की एक्सटेंशन डेट नहीं होती। वो आपको फाइल करना होता है, पे करना होता है 15 अप्रैल तक ही वो आपको पे करना होता है। अगर आपने उसको उस टाइम तक नहीं पे किया तो फिर आप पे क्या लगेगी, आप पे पेनल्टी लग के चलेगी। वो भी बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो गिफ्ट की जो 2025 के लिए जो डेट है वो है आपकी 15 अप्रैल 2026 और 709, इसमें आपको फाइल करना होता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें और चीजें समझ में आएगी। कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नो मेड ए रिपोर्टेबल गिफ्ट ऑन September 10 2025, his 2025 individual income tax return is validity extended to October 15 2026. What happened to the Form 709 filing deadline, assuming no special death rule apply? तो नॉर्मल जो 2025 के लिए है, 709 की जो ड्यू डेट होगी वो क्या होगी, April 15 2026 होगी। और इनकम टैक्स रिटर्न एक्सटेंशन जो है वो वैलिड रहेगा आपका October 15 2026 तक। और एक्सटेंडेड फॉर्म जो 709 फाइलिंग डेडलाइन रहेगी वो भी आपकी October 15 2026 तक रहेगी। और गिफ्ट टैक्स जो पेमेंट ड्यू है नॉट ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड बाय फाइलिंग एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ, द वैलिड इनकम टैक्स फाइलिंग एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड 2025 Form 709 filing deadline to October 15 2026. Any gift tax payment obligation is not automatically postponed simply because the filing deadline is extended. क्वेश्चन आएगा इस तरह से, अगर आया तो सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल ड्यू डेट फॉर 2025 फॉर्म 709? तो आपने सीधा लगा देना है April 15 2026। और अगर वहाँ पे एक्सटेंशन की भी बात लिखी हो तो फिर आपने ये वाला लगा देना है October 15 2026। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपका क्वेश्चन किस तरह का है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ही हम उसको उस तरह से कंसीडर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम एनुअल एक्सक्लूशन की बात करते हैं। तो एनुअल एक्सक्लूशन क्या है कि वो आपका कितना है, 19,000 है एनुअल एक्सक्लूशन। वो क्या है, पर डोनी पर डोनर फॉर क्वालिफाइंग प्रेजेंट इंटरेस्ट गिफ्ट के लिए है ये। और जो आपका एक्सक्लूशन अप्लाई होता है वो सेपरेटली टू ईच डोनी। वो आपका किस पे होता है, ईच डोनी पे सेपरेटली क्या होता है, वो आपका एप्लीकेबल होता है। वन डोनर कैन यूज इज सेपरेट 19,000 एक्सक्लूशन फॉर मल्टीपल डोनी। मान लो आपने क्या किया कि आप क्या हो, डोनर हो, और आपने ए को भी गिफ्ट दिया, बी को भी, सी को भी, डी को भी। इनको दिया आपने 20,000 का गिफ्ट, इनको दिया 25,000 का गिफ्ट, इनको दिया आपने 30,000 का गिफ्ट, और इनको दिया आपने 50,000 का गिफ्ट। तो आप इन पे 19,000 का यहाँ से ले सकते हो, 19,000 का यहाँ से, 19 का यहाँ से, और 19,000 का यहाँ से आप क्या ले सकते हो, इनसे एनुअल एक्सक्लूशन ले सकते हो। तो कहने की बात ये है कि आपको जो मिलेगा वो आपको वन डोनर कैन यूज ए सेपरेट 19,000 एक्सक्लूशन फॉर मल्टीपल डोनर। तो यहाँ पे इसका मतलब यही था। और प्रेजेंट इंटरेस्ट जनरली मीन्स एन अनरिस्ट्रिक्टेड इमीडिएट राइट टू यूज। प्रेजेंट इंटरेस्ट का मतलब है कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड इमीडिएट राइट टू यूज है, और प्रोसेस एंजॉय और रिसीव
इनकम फ्रॉम दी प्रॉपर्टी, कि आप दूसरा अभी के प्रेजेंट में अगर उसको यूज कर रहे हो, उसका एंजॉय कर रहे हो, तो उसका आपको अनरिस्ट्रिक्टेड आप उसको यूज कर पा रहे हो, तो ही वो आपके लिए प्रेजेंट इंटरेस्ट माना जाता है। अदरवाइज वो, अगर आप उसका यूज अभी नहीं कर पा रहे हो और उसका फ्यूचर में यूज करोगे, तो वो आपके लिए फ्यूचर इंटरेस्ट बन जाएगा। और फ्यूचर इंटरेस्ट में क्या इंक्लूड होगा? रिमाइंडर्स, रिवर्जेंस और अदर इंटरेस्ट होल पोजेशन और इंजॉयमेंट बिगिन लेटर। तो ये आपका हो जाएगा। और फ्यूचर इंटरेस्ट डू नॉट क्वालिफाई फॉर एनुअल एक्सक्लूशन, तो ये एनुअल एक्सक्लूशन क्वालिफाई नहीं करता। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट है ये बात, और जनरली मस्ट बी रिपोर्टेड ऑन 709। तो ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना आप यहाँ पे एक पॉइंट, कि जो फ्यूचर इंटरेस्ट है वो क्वालिफाई नहीं करता किसके लिए? एनुअल एक्सक्लूशन के लिए। और जनरली मस्ट बी रिपोर्टेड ऑन 709, और उसको 709 एक्सक्लूशन के लिए फॉर्म 709 उसके लिए चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कि मिया गिव वन चाइल्ड 25,000 अनरिस्ट्रिक्टेड कैश गिफ्ट and give another child a future interest worth 15,000. Compute the 2025 taxable gift amount from each transfer before other deduction or credit. तो प्रेजेंट इंटरेस्ट कैश गिफ्ट कितना है? 25,000। और उसमें से अगर आप एनुअल एक्सक्लूशन माइनस कर दो, तो आपको कितना रह जाएगा? वो रह जाएगा आपका टैक्सेबल प्रेजेंट गिफ्ट रह जाएगा आपका 6,000। और अगर आपका ये फ्यूचर इंटरेस्ट गिफ्ट है, तो यह यहाँ से ये आपका, इसमें आपको कोई भी एनुअल एक्सक्लूशन ऑन फ्यूचर गिफ्ट नहीं मिलता। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए 15,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल रिपोर्टेबल फ्यूचर इंटरेस्ट गिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि ए डोनर ट्रांसफर ए फ्यूचर इंटरेस्ट वर्थ 8,000 टू ए niece in 2025, what is the annual exclusion for that gift? तो यहाँ पे क्या 8,000 है, तो इसमें क्या एनुअल एक्सक्लूशन, तो यहाँ पे कुछ मिलना ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही $19,000 से क्या है? कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि चैप्टर को बड़ी स्पीड से खींचा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने इस चैप्टर को पहले किया हुआ है। तो अब हम इसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसका हम एक रिवीजन ले रहे हैं, और रिवीजन में मैं पॉइंट हर क्लियर करके चल रहा हूँ। बस थोड़ी सी स्पीड हम कह सकते हैं ज़्यादा है, और हम इसको पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ रहे। बाकी कहने का सारी चीज़ें वही हैं जो हमने करनी होती है। तो हम रिवीजन में सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो रिवीजन है वो जल्दी से हो जाए। तो अगले है अमाउंट ऑफ गिफ्ट FMV लेस कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो गिफ्ट की अमाउंट कैलकुलेट करने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका क्या है? बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, कि जो आपका गिफ्ट अमाउंट है, जो आपका क्या है, जो आपका गिफ्ट अमाउंट है, उसमें से आपको FMV ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड माइनस कर देंगे इसमें से हम FMV ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका अमाउंट, गिफ्ट अमाउंट आ जाएगा ये आपका। तो FMV का मतलब तो आपको सबको पता ही है, कि FMV का मतलब क्या होता है? फेयर मार्केट वैल्यू। तो मान लो कि आपकी प्रॉपर्टी का FMV कितना है? 2 लाख है। कितना है? 2 लाख। कितना? 2 लाख।
और आपका जो बायर है, जो रिलेटिव से आपको रिसीव्ड हुआ है, मतलब वो कितना हुआ है, 80,000। तो आपका जो गिफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 120,000 का क्या हो जाएगा, वो आपका गिफ्ट हो जाएगा। मतलब ट्रांसफर कंप्लीटली जो आपका है वो फ्री होना जरूरी नहीं है कि वो आपको बिल्कुल फ्री ही मिले। आपने क्या पता उससे पार्ट पेमेंट दी हो, बाकी आपके लिए गिफ्ट मान लिया जाएगा। अगर प्रॉपर्टी फुल मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर ट्रांसफर की जाती है, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गिफ्ट बोलते हैं। तो हमें अगर मान लो हमने कभी भी गिफ्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना होगा, एफएमवी देखनी होगी। और कंसिडरेशन उसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गिफ्ट की अमाउंट। तो यही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता दिया है। क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं कि इथान ट्रांसफर प्रॉपर्टी विद एन एफएमवी ऑफ 1,20,000 टू हिज डॉटर। कितना है, 1,20,000। ही पे एथान 70,000। द ट्रांसफर इज अनरिस्ट्रिक्टेड प्रेजेंट इंटरेस्ट। What is the gift amount and 2025 taxable gift after the annual exclusion? तो एफएमवी ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कितनी है, 1,20,000। उसमें से हम क्या करेंगे, जो आपको कंसिडरेशन कितना मिला, सिर्फ 70,000 का, तो 50,000 क्या हो गया, आपके लिए गिफ्ट हो गया। और उस गिफ्ट में से आप एनुअल एक्सक्लूसिव कितनी ले सकते हो, 19,000 की। तो टैक्सेबल गिफ्ट कितना हो जाएगा आपके लिए, 31,000 हो जाएगा। अगला एमसीक्यू देखते हैं कि प्रॉपर्टी वर्थ 90,000 इज ट्रांसफर टू a friend for 55,000. What is the gift element before any annual exclusion? तो 19,000 में से जब हम माइनस करेंगे कितना, 55,000, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 35,000। यहाँ क्या पूछा हुआ है ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज द गिफ्ट एलिमेंट बिफोर एनी एनुअल एक्सक्लूशन। तो एनुअल एक्सक्लूशन से पहले का पूछा है, तो हम 35,000 का हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपना ये भी कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम मेडिकल एंड ट्यूशन डायरेक्ट पेमेंट एक्सक्लूशन के बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये कुछ हमारे लिए क्या होती है, ये गिफ्ट टैक्स का बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके जो एक्सेप्शन है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप किसी और पर्सन की अगर आप किसी और पर्सन की क्वालिफाइड ट्यूशन डायरेक्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पे करते हो, मान लो कि आप क्या हो, मान लो ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है जो कि पढ़ता है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में, ये क्या पढ़ता है, आपने क्या किया, इसकी फीस भरी और ये फीस आपने सीधी उस कॉलेज को दे दी। तो उससे क्या हुआ कि जो पेमेंट है ये गिफ्ट टैक्स के लिए एक्सक्लूडेड हो सकती है। तो अगर आपने किसी और पर्सन को या मान लो अपने फ्रेंड को अपने फ्रेंड की क्वालिफाइड ट्यूशन जो है वो डायरेक्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लो किसी कॉलेज को पे कर दी, पे करते हो, तो जो पेमेंट गिफ्ट टैक्स के लिए वो एक्सक्लूड हो सकती है। और इसी तरह से अगर आपने कोई क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसिव डायरेक्टली किसी डॉक्टर को, उस हॉस्पिटल को, या फिर मेडिकल प्रोवाइडर को, या फिर किसको, मेडिकल प्रोवाइडर को दे सीधी पे की है, या फिर कोई क्वालिफाइंग इंश्योरर है
उसको पे किया है, तो वो भी एक्सक्लूशन क्या होगी, वो भी आपकी क्वालिफाई हो सकती है। तो ट्यूशन में हमने जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो भी देखनी है, कि जो पेमेंट है वो डायरेक्टली स्कूल या फिर कॉलेज को होनी चाहिए, ये बात हमने देखी है। और सिर्फ ट्यूशन ही क्या करता है, क्वालिफाई करता है इस चीज में। अगर आप अगर आप कोई बुक्स सप्लाई, हॉस्टल रूम या फिर बोर्ड का नॉर्मली स्पेशल एजुकेशन का एक्सक्लूशन यहाँ से नहीं ले सकते। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, यही मैंने आपको बताया है, और ये मैंने मेडिकल का भी आपको बता दिया है कि सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि अगर कोई फादर है, मान लो यहाँ पे ये क्या है, ये फादर है और ये उनकी क्या है, डॉटर है। ये कॉलेज में पढ़ती है, और फादर क्या करता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 80,000 का क्या दे देता है, उसको उसका फीस पे कर देता है। तो फादर जो डॉटर है, जो कॉलेज को डायरेक्टली 80,000 का ट्यूशन फी पे कर देता है। तो 80,000 जो है वो एजुकेशनल एक्सक्लूशन पोटेंशियली क्या होता है, वहाँ पे अवेलेबल होता है। और ये 19,000 का जो एनुअल एक्सक्लूशन है वो यूज किए बिना क्वालिफाई कर सकता है। तो मतलब उसको 80,000 का ही वो क्या मिल सकता है, एनुअल एक्सक्लूशन मिल सकता है। लेकिन अगर फादर 80,000 डॉक्टर को कैश देता है, और डॉक्टर फिर उस कॉलेज को फीस पे करती है, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट पेमेंट एक्सक्लूशन नहीं मिलेगा। सेम बात हम हॉस्पिटल के लिए भी बोल सकते हैं, कि हॉस्पिटल को अगर डायरेक्टली पेमेंट होती है तो हमें क्या होगा, एक्सक्लूशन मिल जाएगा। और अगर पेमेंट को कैश में देते हैं किसी नॉर्मल गिफ्ट के रूप में किसी पेशेंट को, कि आप पे कर दो, तो फिर आपको उस हिसाब से रूल लगेगा। तो हमेशा एक बात याद रखना है कि डायरेक्ट स्कूल को दिया तो ट्यूशन एक्सक्लूशन मिल जाएगा, और डायरेक्ट आपने मेडिकल प्रोवाइडर को दिया तो मेडिकल एक्सक्लूशन मिल जाएगा। यही हमने यहाँ पे बात देखनी थी। और इसका ही ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो ये आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं, गिफ्ट टू ए यूएस सिटीजन स्पाउस और क्या मैरिटल डिडक्शन के बारे में। तो अगर हम देखें कि जनरली अगर हस्बैंड या वाइफ अपने यूएस सिटीजन स्पाउस को क्वालिफाइंग प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, कहने की बात यह है कि अगर कोई हस्बैंड या फिर उस अपने या फिर वाइफ अपने किसको, जो आपका यूएस सिटीजन स्पाउस है उसको कोई क्वालिफाइंग प्रॉपर्टी क्या करते हैं, गिफ्ट करती है, तो अनलिमिटेड जो है मैरिटल डिडक्शन अवेलेबल होती है। तो क्या होती है, अनलिमिटेड मैरिटल डिडक्शन क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द डोनर एंड डोनी मस्ट बी मैरिड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। और जो डोनर डोनी है वो उस टाइम क्या होना चाहिए, मैरिड भी होने चाहिए आपस में। हम्म? और ए गिफ्ट टू ए यूएस सिटीजन spouse normally does not require 709 with no special reportable interest involved। तो यहाँ पे 709 भी फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए terminable interest generally does not qualify for the marital deduction unless an exception apply। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें कि ये एक हस्बैंड है, और ये उसकी वाइफ है जो कि यूएस सिटीजन है। तो हस्बैंड यूएस सिटीजन वाइफ को 1 लाख $1 लाख का क्या देता है, क्वालिफाइंग गिफ्ट प्रॉपर्टी देता है। तो जनरली ये क्या, मैरिटल डिडक्शन मिल जाएगी इसको कितने की, $1 लाख की। और
टैक्सेबल गिफ्ट फ्रॉम, फिर जिस ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि एग्जाम का जो ट्रैप हो सकता है यहाँ पे, वो क्या हो सकता है कि हर स्पाउस गिफ्ट ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं होता। कुछ जो होते हैं वो सर्टेन टर्मिनेबल इंटरेस्ट, जैसे कि कुछ लिमिटेड लाइफ इंटरेस्ट, कुछ लिमिटेड लाइफ इंटरेस्ट, मैरिटल डिडक्शन, और आपका मैरिटल डिडक्शन क्वालिफाई नहीं करता अनलेस स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर सेटिस्फाई हो, तो यहाँ पे वो भी हमने देखना होता है। तो वो आपका, तो जो यूएस सिटीजन स्पाउस है वो जनरली अनलिमिटेड मैरिटल डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें ये चीजें समझ में आएंगी कि डैनियल डैनियल गिव 5 lakh cash outright to his spouse, who is US citizen. They are married at time of the gift, and the transfer is not a terminable interest. What is the taxable gift? तो यहाँ पे यूएस सिटीजन स्पाउस को कितना का गिफ्ट किया, 5 लाख का। मैरिटल डिडक्शन 5 लाख की मिल गई, तो टैक्सेबल गिफ्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस तरह से अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो उतने की है आपको एक्सक्लूसिव मिल जाएगी जितने का आपको गिफ्ट मिला है। आगे लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ एन आउटरीच गिफ्ट टू यूएस सिटीजन स्पाउस। तो द गिफ्ट इज एलिजिबल अनलिमिटेड, क्या लिखा है, अनलिमिटेड मैरिटल डिडक्शन। तो ये चीज हमने यहाँ पे याद रखनी है। बिल्कुल इजी चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर करने के बाद आप सीधा एमसीक्यू लगाइए, तो उससे आपके एमसीक्यू बड़े इजी से हो जाएंगे, और कल तक आपको सभी एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो वो आपने एक बार अगर आपने प्रैक्टिस एमसीक्यू कर ली है, तो आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और डेली के 100+ एमसीक्यू करने की अपनी हैबिट बना लीजिए कि डेली 150 या 200 एमसीक्यू अगर आप कर पाओ तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और 1 मंथ तक ये प्रैक्टिस जारी रखो, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल एकदम से आप उसमें पास हो जाओगे। तो ये आपकी हैबिट डल जानी चाहिए अभी से, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। आगे बात करते हैं हम, गिफ्ट टू ए नॉन यूएस सिटीजन स्पाउस 2025 स्पेशल एक्सक्लूसिव के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे कि अगर मान लो स्पाउस जो है वो यूएस सिटीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूल चेंज हो सकता है। तो अगर मान लो स्पाउस आपका यूएस सिटीजन नहीं है, तो फिर आपको जो अनलिमिटेड मैरिटल डिडक्शन थी वो नॉर्मली अब आपको अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन 2025 में क्वालिफाइंग प्रेजेंट इंटरेस्ट गिफ्ट के लिए जो स्पेशल एनुअल एक्सक्लूशन है वो कितनी है, वो आपके लिए 1,90,000 है। तो ये चीज आपने देखनी है। स्पेशल एनुअल एक्सक्लूशन फॉर क्वालिफाइंग गिफ्ट टू ए नॉन यूएस स्पाउस कितनी है, 1,19,000। तो 1,90,000 क्या है, एनुअल एक्सक्लूशन अवेलेबल है, जो आपका क्या नहीं है, जो आपका यूएस सिटीजन स्पाउस नहीं है। अगर उसको आपने कोई गिफ्ट दिया, कि मान लो ये आपका क्या है, ये एक अमेरिकन बॉय है और इसकी जो वाइफ है वो इंडियन है,
और वो इंडिया में ही रह रही है। तो उसने क्या किया, इसको गिफ्ट दिया कितने का? तो वो अगर 1,90,000 तक का गिफ्ट देता है तो वो उसके लिए क्या है, वो इतने तक उसकी डिडक्शन ले सकता है, एनुअल एक्सक्लूशन ले सकता है। मान लो इसने गिफ्ट दिया था 2 लाख का, तो वो उसमें से 1,90,000 की एनुअल एक्सक्लूशन ले लेगा, और 10,000 उसके हैंड पे क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें देखना है। तो इतना ही अगर समझे तो ठीक है, इसमें बाकी तो इसमें है भी नहीं कुछ। तो ये आपने देख लेना है। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि ओलिवा ओलिवा गिव हर नॉन यूएस सिटीजन स्पाउस 2,25,000 कैश आउटराइट इन 2025, assume the transfer is qualifying present interest and would otherwise qualify for marital deduction except citizen. What amount remain after the special exclusion? तो कैश गिफ्ट कितना है, 2,25,000, और उससे स्पेशल स्पाउस एक्सक्लूसिव कितने हैं, 1,90,000। तो अमाउंट रिमेनिंग एज ए टैक्सेबल रिपोर्टेबल कितनी हो जाएगी आपकी, 35,000 हो जाएगी। क्योंकि 1,90,000 की क्या मिल गई उसको, उसको एनुअल स्पेशल स्पाउस एक्सक्लूशन यहाँ पे मिल गई। अगर इस तरह से भी लिखा हो वहाँ पे स्पेशल स्पाउस एक्सक्लूशन, तो वो आपकी 1,90,000 है। और एनुअल जो आपको मिलती है वैसे वो आपके लिए कितनी थी, वो आपको नॉर्मल 90,000 थी, 19,000 थी। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द 2025 स्पेशल एनुअल एक्सक्लूशन फॉर क्वालिफाइंग प्रेजेंट इंटरेस्ट गिफ्ट टू ए स्पाउस हु इज नॉट ए यूएस सिटीजन? तो कितनी होगी उसके लिए, 1,90,000 हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल, कौन सा है, चैरिटेबल गिफ्ट एंड चैरिटेबल डिडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चैरिटेबल गिफ्ट एंड चैरिटेबल डिडक्शन में अगर आप क्वालिफाइड चैरिटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, तो जो गिफ्ट टैक्स पर्पज के लिए जो चैरिटेबल डिडक्शन अवेलेबल हो सकती है, वो टैक्स पेयर क्वालिफाइंग चैरिटी को $1 लाख कैश गिफ्ट करता है, तो जो गिफ्ट होगा वो आपका, देखो कि एनी ए क्वालिफाइंग चैरिटेबल गिफ्ट कैन जनरली बी डिडक्टेबल फ्रॉम टोटल गिफ्ट टैक्स पर्पज। मतलब कि अगर आप क्वालिफाइड चैरिटी को प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी क्या करें, ट्रांसफर करते हो गिफ्ट टैक्स पर्पज के लिए, ये क्या है, एक क्वालिफाइड क्या है, चैरिटेबल है, इसको आप क्या करते हो, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको चैरिटेबल डिडक्शन अवेलेबल हो सकती है। वही आपने यहाँ देखना है कि जो टैक्स पेयर है वो यहाँ पे कितना, 10 लाख का क्या करता है, एक कैश गिफ्ट देता है यहाँ पे चैरिटी को। तो जो आपका गिफ्ट हुआ वो कितना हुआ, वो आपने दिया 10 लाख का, और चैरिटेबल डिडक्शन भी आपको कितनी मिलेगी, 10 लाख की। तो टैक्सेबल गिफ्ट कितना हो गया, 0। तो अगर ईयर में टैक्स पेयर के ओनली गिफ्ट क्वालिफाइंग चैरिटी को है, और टैक्स पेयर ने जल्दी अपने एंटायर इंटरेस्ट चैरिटी को ट्रांसफर किया है, तो फाइलिंग
जो फॉर्म आपका फाइल होगा वो आपका 709 यहाँ पे नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये भी आपने याद रखना है कि अगर ईयर में टैक्स पेयर को ओनली गिफ्ट क्वालिफाइंग चैरिटी को है, किसको है, सिर्फ क्वालिफाइंग चैरिटी को है, और टैक्स पेयर ने जनरली अपना अंटायर इंटरेस्ट चैरिटी को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो फॉर्म 709 नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होता। मतलब कहने की बात यह है कि आपको कोई गिफ्ट मिल रहा था, आपने क्या बोला, कि आपने बोला कि ये गिफ्ट मुझे मत दो, आप ये गिफ्ट सीधा चैरिटी को दे दो। तो उसने क्या किया, वो गिफ्ट चैरिटी को दे दिया, तो उससे आपको क्या हुआ, वो डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर आपने पार्शली उसके लिए उस गिफ्ट को दिया, तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको 709 की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो यही बात बोली है कि अगर पार्शियल इंटरेस्ट दिया है तो चैरिटेबल के साथ नॉन चैरिटेबल गिफ्ट भी रिपोर्टेबल होगा। तो उसके लिए आपको सेपरेट रूल भी चेक करने होंगे और 709 भी फाइल करना पड़ेगा। तो कहने की बात यह है कि क्वालिफाइड चैरिटी को गिफ्ट टैक्स चैरिटेबल डिडक्शन मिलती है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं हम, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्रेस गिव हर एंटायर इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी वर्थ 1 lakh to a qualifying charity in 2025 and make no other gift. What is the gift tax result under the general rule? तो एफएमवी ऑन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर कितनी है, 1 लाख, और क्वालिफाइंग चैरिटेबल डिडक्शन कितनी है, वो मिल जाएगी उसको 1 लाख की मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कितने की 1 लाख की। तो 1 लाख का ही उसको क्या मिल गया, उसको डिडक्शन मिल गया। तो जो टैक्सेबल गिफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फॉर्म 709 यहाँ पे जनरली नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा एमसीक्यू, जो कि व्हेन कैन ए डोनर जनरली अवॉइड फाइलिंग फॉर्म 709 फॉर चैरिटेबल गिफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द ओनली गिफ्ट आर क्वालिफाइंग चैरिटेबल गिफ्ट एंड अदर डोनर ट्रांसफर द एंटायर इंटरेस्ट। तो मैं सीधा इसलिए ऑप्शन को सीधा टिक कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवीजन बैच ले रहे हैं। तो इस रिवीजन बैच में मैं यहाँ पे इसका एक एक पॉइंट एमसीक्यू का नहीं वो करूँगा, जब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो सीधा ही मैं वहाँ से उसको देख के चल रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में क्वालिफाइड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने कुछ गिफ्ट दिया, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन गिफ्ट दिया, तो उसमें क्या रूल होगा वो हमने यहाँ पे देखना है। तो इसको नॉर्मल टैक्सेबल गिफ्ट में हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्वालिफाइड पॉलिटिकल ट्रांसफर को शेड्यूल ए पर रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। ये भी बात हम याद रखेंगे कि ए ट्रांसफर टू ए क्वालिफाइंग पॉलिटिकल organization for use the organization is not subject to give tax। और दूसरा क्या है, नोट रिपोर्टेड ऑन फॉर्म 709 में यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना होगा। एनुअल एक्सक्लूशन इज नॉट नीडेड टू शेल्टर एंड ट्रांसफर बिकॉज द ट्रांसफर इटसेल्फ आउटसाइड गिफ्ट टैक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गिफ्ट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। द रिसिपिएंट मस्ट बी क्वालिफाइंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एप्लीकेबल फेडरल रूल। तो क्वालिफाइड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मान लो अगर आपने 50,000 का क्या किया, कंट्रीब्यूट किया,
तो गिफ्ट टैक्स जो आपका टैक्सेबल गिफ्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपने जो ट्रांसफर है वो आपने क्या किया है, यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है। तो अगर एक सिंपल सी बात याद रखें कि अगर आपने क्वालिफाइड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कुछ भी किया है तो वहाँ पे नो गिफ्ट टैक्स रूल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि मैसन contribute 50,000 directly to qualified political organization for it use in 2025 and make no other transfer. What is the amount subject to gift tax? तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कितना ट्रांसफर किया, 50,000। और जो अमाउंट गिफ्ट टैक्स है वो क्या हो जाएगी, जीरो। एनुअल एक्सक्लूशन जो होगा वो भी जीरो यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन है एमसीक्यू, ए ट्रांसफर टू ए क्वालिफाइंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट यूज इज जनरली क्या होगा, वो आपका नो सब्जेक्ट टू फेडरल गिफ्ट टैक्स हो जाएगा। ये भी आपने यहाँ पे देखना है। उसके बाद हम बात करते